नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है शिशुनाग डायनेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इससे पहले हर्यक वंश को पढ़ा था। हर्यक वंश का जो अंतिम जो शासक था वो कौन था, नागदशक। नागदशक की हत्या करवा देता है। नागदशक की हत्या कौन करवाता है, वह शिशुनाग करवाता है। क्यों करवाता है, क्योंकि हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। क्योंकि वहां पे जैसे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर हम लोग देखें वापस से एक बार, तो हम लोग ये देख पाएंगे कि हम लोगों ने पढ़ा था जैसे कि बिंबिसार, है ना। बिंबिसार जो थे वो क्या थे, बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार के बाद ही गद्दी को संभालता है कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु के ही पुत्र का क्या नाम रहता है आपका, उदायन। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उदायन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, अनुरुद्ध। ठीक है, अनुरुद्ध। अनुरुद्ध के बाद हम लोगों ने पढ़ा मुंडा। ठीक है, मुंडा। और मुंडा के बाद अंतिम जो शासक रहता है आपका हर्यक वंश में, वो रहता है आपका नागदशक। एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। नागदशक का ही सेनापति, यानी कि सेनापति को क्या कहा जाता है, प्रधानमंत्री रहता है, सेनापति नहीं, अमात्य। ठीक है, अमात्य। अमात्य का मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उस समय प्राइम मिनिस्टर को यानी कि प्रधानमंत्री को क्या बोला जाता था, अमात्य बोला जाता था। तो इसी नागदशक का अमात्य कौन रहता है, शिशुनाग रहता है। ठीक है, शिशुनाग रहता है। चूंकि हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी, अनुरुद्ध ने अपने पिता की हत्या कर दी। तो इस तरह से समाज जो है पूरी तरह से नाखुश हो जाती है, और समाज को भड़काने का काम कौन करता है, वो करता है शिशुनाग, ताकि इसको गद्दी पे बैठना रहता है। और इसी के जन विद्रोह के कारण वहां के समाज और शिशुनाग मिलकर के क्या करते हैं, नागदशक की हत्या कर देते हैं। ठीक है, और नागदशक का ही अमात्य कौन रहता है, आपका शिशुनाग रहता है। और साथ ही साथ इसको और एक कार्यभार मिलता है साथ में संभालने के लिए। यह आपका शिशुनाग जो अमात्य तो रहता ही है, साथ ही साथ ये वाराणसी का गवर्नर भी रहता है। वाराणसी का गवर्नर भी रहता है, मतलब वाराणसी भी इसको दिया जाता है इसको संभालने के लिए, ताकि वाराणसी को भी अच्छे से देखरेख कर सके। तो इस तरह से शिशुनाग वंश की क्या होती है, स्थापना होती है हर्यक वंश के बाद। यानी कि हर्यक वंश के बाद जो वंश आता है वह आता है आपका शिशुनाग डायनेस्टी। वो किसके नाम पर यह वंश स्टार्ट होता है, तो ये शिशुनाग के नाम से ये वंश स्टार्ट होता है, जो कि 413 बीसी से लेकर के यह आपका 395 बीसी तक चलता है। 413 बीसी से लेकर के 395 बीसी तक क्या करता है, ये पूरी तरह से रूल करता है। अब यहां हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं शिशुनाग वंश का। तो शिशुनाग वंश में शिशुनाग जो रहता है वो 413 से लेकर 395 बीसी तक रूल करता है। रूल कहां पे करता है, तो ये रूल करता है मगध पे। ठीक है, मगध ही अभी वर्तमान में क्या है, आपका बिहार है। पहले बिहार इसका नाम नहीं रहता है, इसका नाम रहता है आपका बिहार। बिहार का मतलब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका मतलब होता है बौद्ध मठ। बौद्ध मठ को ही बाद में ये प्रोनाउंसिएशन करते करते, उच्चारण में लाते लाते ये बिहार से क्या हो गया, बिहार हो गया। और पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था, तो उदयन ने बसाया था। लेकिन पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था किसने सबसे पहले, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था उसे। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पटना यानी पाटलिपुत्र की। ये भी मैंने डिस्कस कर दिया पिछले वीडियो में कि पाटलिपुत्र से जो पटना किया रहता है वो शेरशाह सूरी ने इसका नामकरण किया रहता है। और पाटलिपुत्र का अन्य नाम भी रहता है जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, वापस एक बार आप देख लीजिए। वो क्या क्या नाम था, तो वो आपका नाम था कुसुमपुर, उसके बाद था पुष्पपुर। चीजें जितनी ज्यादा रिवीजन हो रहेंगी उतनी ज्यादा आपके लिए आसान रहेगी। और नेक्स्ट क्या था, अजीमाबाद। तो उस समय मगध पे कब्जा किसका रहता है, शिशुनाग का रहता है। उसी समय अवंती के जो राजा रहते हैं, अवंती के जो शासक रहते हैं, उनका नाम रहता है आपका प्रद्योत। ठीक है, प्रद्योत वंश का वहां पे स्थापना होता है। ठीक है, और प्रद्योत वंश को पूरी तरह से शिशुनाग क्या करता है, अंत करके उसको मगध की राजगद्दी में मिला लेता है। तो मगध के साथ साथ अंग तो पहले से ही था, अंग प्रदेश, और साथ में क्या होता है यहाँ पे अवंती भी क्या होता है, इसके कब्जे में आ जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वत्स और कौशल को भी शिशुनाग जो है अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा पूरे शिशुनाग को कि किस तरह से वो रूल करता है और कैसे अपने शासन साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम करता है। 400 बीसी यानी कि
400 ईसा पूर्व शताब्दी में वो क्या करता है, सबसे पहले वो अमात्य बनता है किसका, नागदशक का, यानी प्रधानमंत्री। साथ में उसको वाराणसी का भी उसका देख रेख करने के लिए, उसे संभालने के लिए उसे दिया जाता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, 413 से 395 बीसी तक रूल करता है मगध पे, यानी कि आज का जो प्रेजेंट बिहार है। मगध की राजधानी पूछेगी उस समय तो क्या था, तो उस समय इसका मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बिल्कुल भी नहीं था, वह था आपका राजगृह। ठीक है, राजगृह भी लिख सकते हैं आप, राजगीर भी लिख सकते हैं आप, गिरिब्रज भी लिख सकते हैं। इसके बारे में भी चर्चा हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा जो टॉपिक है अभी शिशुनाग से संबंधित वह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा हर एक वंश के अलग अलग वंशों का शासक। जैसे हर एक वंश में कौन थे, बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, फिर उदयन, उदयन के बाद अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद मुंडा, फिर नागदशक। उसी तरह से हम लोग शिशुनाग डायनेस्टी में अगर हम लोग देखना चाहें तो शिशुनाग डायनेस्टी में सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे शिशुनाग वंश में, शिशुनाग वंश में जो शिशुनाग रूल करता है कब से कब तक, 413 बीसी से लेकर के 395 बीसी तक। ठीक है, और शिशुनाग के बाद, क्योंकि शिशुनाग के नाम से इस वंश का स्थापना होता है, तो शिशुनाग के बाद आता है आपका काला अशोक, काला अशोक। ठीक है, काला अशोक को ही भारतीय इतिहास में इसको काकवर्ण के नाम से भी ये जाना जाता है, प्रसिद्ध रहता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कि काकवर्ण के नाम से कौन था। काला अशोक के ही टोटल कितने, 10 पुत्र रहते हैं। ठीक है, 10 पुत्र रहते हैं, 10 पुत्र रहते हैं। तो मगध राजवंश एक बहुत बड़ा रहता है, जिसके वजह से ये पूरा जो वंश है, पूरा जो साम्राज्य है, यानी कि पूरा जो मगध है, उसको क्या किया जाता है, पूरे मगध को डिवाइड कर लिया जाता है, बांट देता है। बांटने की वजह से बहुत ज्यादा कलेश उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से मगध जो साम्राज्य पूरी तरह से टूट करके बिखर जाता है। और इसका जो अंतिम हमें जो शासक पढ़ना है वो हमें किसका नाम पढ़ना है, तो महानंदिन, महानंदिन। यह जो रहता है आपका, यह अंतिम शासक रहता है। किसका अंतिम शासक रहता है, यह शिशुनाग डायनेस्टी का अंतिम शासक। ठीक है, तो शिशुनाग वंश में शिशुनाग को पढ़ना है, कालाशोक को पढ़ना है। 10 पुत्र रहते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मगध में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब राजवंश को अलग अलग भागों में डिवाइड करने की वजह से ये क्या होता है, बट जाता है। बटने की वजह से जो महानंदिन रहता है, और इसी महानंदिन की हत्या कौन करता है, महापद्मनंद। उसके बाद एक नया वंश स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है आपका नंद डायनेस्टी, जिसके संस्थापक कौन रहते हैं, महापद्मनंद। और अगर मैं बात करूं काला अशोक, तो काला अशोक के ही शासन काल में आपका क्या होता है, बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि बौद्ध संगति होती है। ये आपका गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने के बाद, यानी कि उनके मृत्यु के बाद जो 4 टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, तो वो 4 जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो क्या कौन कौन सा है, तो आप अगर ध्यान दीजिएगा, तो 4 जो बौद्ध काउंसिल जो होती है वो कौन सी होती है, 4 जो बौद्ध संगति होती है वो कौन सी होती है और कहाँ होती है और किसके शासनकाल में होती है, वो मैं बता दूं। इसका एक ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है, AK। ठीक है, आप कभी भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा AK 3 जो है ये बिहार में ही होता है, और एक जो होता है वो कश्मीर में होता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध संगति टोटल कितनी बौद्ध संगति होती है जो बिहार में होती है, तो टोटल 3 बौद्ध संगति होती है जो बिहार में होती है। ए से पहला जो करवाता है वो कौन करवाता है, तो वो है आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु ट्रिक क्या था आपका, AK। ठीक है, अजातशत्रु अजातशत्रु कहाँ करवाता है, तो ये राजगीर में करवाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा काला अशोक करवाता है। काला अशोक जो कि किस वंश से संबंधित है, तो इसका संबंध आपका शिशुनाग डायनेस्टी से है। ठीक है, काला अशोक ये कहाँ करवाता है, तो ये आपका वैशाली में करवाता है, जो कि बिहार में अवस्थित है। ठीक है, वैशाली में। तीसरा कौन कराता है, तो वो अशोक करवाता है। अशोक जिसे हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश में। ये कहाँ पे करवाते हैं, तो ये करवाते हैं आपके पाटलिपुत्र में। वर्तमान में इसका नाम क्या है आपका, पटना। ठीक है, पाटलिपुत्र में। और चौथा जो करवाता है उसे कनिष्क करवाता है। कनिष्क करवाता है, कहाँ करवाता है, तो ये कुंडल वन में करवाता है। कहाँ पे, कुंडल वन, जो कि कहाँ पे है आपका, कश्मीर में। तो इस तरह से 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, चूंकि हम यहाँ पे ये बताना काफी ज्यादा जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, और शिशुनाग के ही पुत्र का नाम क्या रहता है आपका, शिशुनाग के ही पुत्र का नाम रहता है आपका काला अशोक। और काला अशोक जो है 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल से संबंधित है। ये आपका पहला है, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा।
तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी हो गया। बिहार में टोटल 3 संबंधित है, पहला आपका राजगीर, दूसरा वैशाली और तीसरा आपका क्या है पाटलिपुत्र, और जो चौथा है कुंडलवन, उसका संबंध किससे आपका कश्मीर से है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरी कहानी है अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार इसको हम लोग फोटो के माध्यम से देखते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या है, जैसा कि मैंने बताया नाग दशक की हत्या किसने करवाई थी, नाग दशक की हत्या करवाई थी आपने किसने, शिशुनाग ने। ठीक है, शिशुनाग ने इसकी हत्या करवाई थी। उसके बाद ये गद्दी पे बैठता है शिशुनाग जब गद्दी पे बैठता है तो मगध, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मगध है, ठीक है, वर्तमान में क्या है, यही क्या है, बिहार है। ठीक है ना, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, यही क्या है, मगध एम्पायर था, जो कि आज का क्या है, बिहार है। ठीक है, ये पूरा मगध। तो उस समय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड ये भी शामिल था। ठीक है, और बिहार, इसी को ही मगध को क्या कहा जाता था, आज के वर्तमान में डेट में क्या कहा जाता है, इसको बिहार कहा जाता है। ठीक है, तो इसी शिशुनाग डायनेस्टी में जो शिशुनाग था वो मगध का राजा तो था ही, साथ में उसको बनारस का भी क्या किया गया था, कार्यभार संभालने के लिए दिया गया था। अगला देखते हैं, अगला क्या है, मगध की गद्दी पे शिशुनाग बैठता है। शिशुनाग का ही बेटे का क्या नाम रहता है, काला अशोक। ठीक है, जो कि काला अशोक जो है अपने सत्ता में, अपने शासनकाल में बुद्धिस्ट काउंसिल करवाता है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट किसने करवाया था, अजातशत्रु ने करवाया था। फर्स्ट अजातशत्रु ने करवाया। ठीक है, सेकंड काला अशोक ने, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क ने। कहाँ करवाया, तो राजगीर में करवाया। ऑप्शन में राजगीर लिखा रहे, राजगिर ही लिखा रहे या गिरिब्रज लिखा रहे, तीनों सेम है। ठीक है, वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा क्या आपका कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। उस समय कभी कभी एग्जाम में पूछता ही है कि उसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे, सभागामी थे। तीसरे बुद्धिस्ट बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे मोगलीपुत्र। और चौथे कौन थे, वसुमित्र। कब हुआ था ये भी आप ध्यान में रखेंगे, जैसे कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था 483 बीसी में हुआ था, तो उसी 483 बीसी में ही 483 ईसा पूर्व में ही क्या हो गया था, सबसे पहले बौद्ध संगति करवाई जाती है अजातशत्रु के समय में। ठीक है, और दूसरा सेकंड काउंसिल कब हुआ था, ठीक अगर इसको याद करने का तरीका क्या, 100 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो 383 बीसी में से किसने करवाया था, काला अशोक, जिसका संबंध किससे, शिशुनाग डायनेस्टी से। उसके बाद 250, उसके बाद 72 एडी। एडी का फुल फॉर्म यहाँ पे हो गया आपका एनो डोमिनी। ठीक है, यानी कि इस बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद। अगला देखते हैं, अगला उसके बाद जो अंतिम जो सुल्तान कौन रहता है, वो रहता है आपका महानंदिन, जो कि किससे संबंध रखता है, किस वंश से संबंध रखता है, तो ये संबंध रखता है आपका शिशुनाग डायनेस्टी से। तो महानंदिन जो रहता है मगध की गद्दी पे, तो वो रहता ही है। उसी समय मगध की ही गद्दी पे, मगध के ही शासन में जब ये रूल कर रहा होता है, तो उसी समय उससे दासी से एक नाजायज पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका नाम रहता है आपका महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद तब वो सोचता है कि मैं तो इसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता और ना ही इसे राजगद्दी अपना दे सकता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से विवाहित रहता है महानंदिन। चूंकि दासी के गर्भ से उत्पन्न होने के वजह से, चूंकि वो नीचे कुल का रहता है महापद्मनंद, तो एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीचे कुल से आ करके फिर वो राजगद्दी की गद्दी पे कौन बैठता है और एक नए वंश का स्थापना करता है, तो वह उस व्यक्ति का नाम रहता है महापद्मनंद। तो ऐसे में क्या होता है, जो दासी रहती है यानी कि महापद्मनंद, जो कि नाजायज पुत्र रहता है महानंदिन का, तो उसे क्या किया जाता है, उसे नाई बना दिया जाता है। किसका, महानंदिन का। तो एक बार मौका पाकर के राजगद्दी के लालच में महापद्मनंद क्या करता है, महानंदिन की हत्या कर देता है। ठीक है, हत्या करने के बाद फिर वो गद्दी पे बैठता है और एक नए वंश का स्टार्ट होता है, जिसका नाम क्या रहता है आपका जिसका वंश का नाम रहता है नंद डायनेस्टी। तो नंद वंश का वास्तविक संस्थापक कौन, महापद्मनंद। तो इस तरह से हर एक वंश समाप्त हो गया, शिशुनाग वंश भी समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंद डायनेस्टी अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरा आप मगध देख रहे हैं, मगध साम्राज्य ये पूरा था। ठीक है, मगध वास्तविक क्या था, मगध जिसकी कैपिटल क्या थी, राजगीर थी। मगध एम्पायर में कौन कौन से थे, हर एक वंश, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। हर एक वंश के बाद हर एक वंश में जो राजा थे, जो इंपॉर्टेंट राजा है वो कौन है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। फिर हम लोगों ने शिशुनाग डायनेस्टी में क्या पढ़ा, शिशुनाग पढ़ा, काला अशोक पढ़ा, और तीसरे जो अंतिम शासक था महानंदिन, इसी की हत्या कौन करता है, तो इसी की हत्या करता है महापद्मनंद। और अंतिम जो शासक रहता है नंद वंश का, वो रहता है धनानंद। ठीक है, उसके बाद राजगद्दी पे धनानंद की हत्या कौन कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो फिर उससे एक नया वंश स्टार्ट होता है, जिसका नाम रहता है आपका मौर्य डायनेस्टी। अगले वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे नंद वंश को। ठीक है, और उसमें क्या क्या महापद्मनंद का क्या रोल था, फिर लास्ट जो नंद डायनेस्टी का जो शासक था धनानंद, उसका क्या रोल था, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।